Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. I hope you are well, and this is the news analysis for The Hindu 21st February 2025. 21 फरवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा एक एक करके, नोट्स भी आपको दिखाऊंगा। रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक ज़रूर आप लोग किया करें। अगर 100 लोग भी देख रहे हो ना तो 100 लाइक कम से कम किया करो यार, क्या दिक्कत है ना। तो वो आप कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को फ्रॉम द फ्रंट पेज। पहली जो न्यूज़ है स्टार्टिंग की, वह है सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर ओवर जजेस। अब अगर आपको कल परसों का न्यूज़पेपर एनालिसिस याद हो तो मैंने उसमें एक चीज़ डिस्कस की थी कि लोकपाल ने अभी एक थोड़ा अपने पंख फैलाते हुए ये कहा है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 27 जनवरी वाला जो ऑर्डर है लोकपाल का, उसको स्टे लगा दिया है। और उस ऑर्डर में क्या था कि हाई कोर्ट जजेस आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल, ठीक है ना। अब स्पेशल बेंच बनी थी, किसकी किसकी बनी थी, तो वी आर गवई, सूर्यकांत, ए के ओका, ये जस्टिस थे जिनकी ये कमेटी बनी थी। इन्होंने कहा कि दिस ऑर्डर वाज वेरी, दिस इंटरप्रिटेशन वाज वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट इज अ थ्रेट टू द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। क्या कहा गया कि दिस ऑर्डर वाज वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट इज थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड इस मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड नोटिस इशू की गई है टू सेंटर, टू लोकपाल रजिस्ट्रार एंड द कंप्लेनेंट, ठीक है ना। हियरिंग जो है वो 18 मार्च को शेड्यूल की गई है एंड टिल देन द स्टे ऑर्डर इज देयर, स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं ऐसा करने देगा कि जजेस जो हैं वो लोकपाल के अंतर्गत आ जाए। अब देखो इसमें उन्होंने क्या कहा है, मेन जो उनका आर्ग्यूमेंट है वो ये कहा है कि देखो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत तो जजेस दो हैं वो पब्लिक अथॉरिटी हैं, लेकिन नॉट अंडर द लोकपाल। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे ना, रिडिफाइनिंग द जुरिस्डिक्शन, आप देखें सुप्रीम कोर्ट जजेस आर पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बट दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द लोकपाल एक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने ये भी कहा कि द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हाई कोर्ट्स प्री एग्जिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय इट, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले से ही है ना, वो कैसे लोकपाल के अंतर्गत आ सकते हैं। एंड द जज ऑफ एन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल कम विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन सेक्शन 14(1) ऑफ द लोकपाल एक्ट। अगर एक जज हाई कोर्ट का ऐसे हाई कोर्ट का जो एस्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट हो, केवल वही पर्सन आ सकता है लोकपाल एक्ट के अंतर्गत। और ये सब जो हाई कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के भी पहले हैं, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स वर मेंशन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो ऑब्वियसली बात है दे विल नॉट अलाउ इट। अब थोड़ा सा मैं इसके और बेसिक आपको फैक्ट बता दूं, जैसे कि लोकपाल क्या है। तो लोकपाल एक एंटी करप्शन एम्बुड्समैन इंडिया में, और ये ऑफिस बनाया गया था फ्रॉम द एक्ट लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। इसका मेन काम है टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट सीनियर पब्लिक ऑफिशियल्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर विद सम एक्सेप्शंस, मिनिस्टर्स, एमपीज, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सर्विस के जो रहते हैं, ग्रुप ए वी सी वाले, वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं, जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ठीक है ना। लोकपाल को इलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनती है, 5 मेंबर कमेटी। इस कमेटी में चेयरपर्सन रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, ठीक है ना। इसको ये भी लिख लेना आप लोग, है ना। देन एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स एंड जुरिस्डिक्शन जैसे मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर विद सम रिस्ट्रिक्शंस, यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए बी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज, एनजीओज रिसीविंग फॉरेन फंड्स ओवर 10 लाख रुपीज, ये सारी है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखिए माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स चिप फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक चिप अनवील की है, इसका नाम है मेजोराना 1, याद रखेगा, मेजोराना 1 इज द नेम ऑफ द चिप। माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड दिस न्यू चिप फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। अब क्वांटम कंप्यूटिंग से आप सबको पता है क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात, जो कैलकुलेशंस नॉर्मल कंप्यूटिंग सिस्टम में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेंगे वो भी आप क्वांटम के थ्रू कर सकते हो। काफ़ी डिस्क्रीट है, काफ़ी कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एआई इनेबल्ड और ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी आईओटी, इनके लिए भी क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्पेशली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ एयरोस्पेस एंड ऑल विल बी अनलॉक्ड बाय दिस।
मेजोराना 1 इज द नेम ऑफ द चिप, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील की है। क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी जो चैलेंज है, ऑथर ने कहा है कि ये है कि इसकी जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है उनको क्यूबिट बोलते हैं। जैसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है क्यूबिट, है ना। एंड दे आर वेरी फास्ट एंड वे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। फास्ट है इसलिए डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, इसीलिए एरर्स आ जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है क्वांटम कंप्यूटिंग वो ये है। आगे देखो, गवर्नमेंट इन ऑफ अपोजिशन स्टेट्स रूल्ड स्टेट्स इन साउथ इंडिया रिजेक्ट द प्रपोज्ड यूजीसी रूल्स। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यूजीसी यानी कि आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके रिगार्डिंग उसके जो रूल्स हैं वो साउथ इंडिया में जो सदर इंडिया में जो अपोजिशन स्टेट्स हैं, जैसे केरला हो गया या तेलंगाना हो गया या कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, दे आर नॉट फॉलोइंग द यूजीसी रेगुलेशन 2025। अभी रिसेंटली ही यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रेगुलेशंस लिए हैं 2025 में, तो उनको उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना। तो दैट इज व्हाट दे आर नॉट फॉलोइंग दैट, ठीक है ना। एक और टॉपिक आया था न्यूज़ में आज, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा, बेसिकली इज अ सेट ऑफ कॉमन सेट ऑफ लॉज दैट अप्लाई टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा, ठीक है ना। एंड ये क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मैनेज करता है, उनके मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को, ठीक है ना। एंड इसका एम मेन ये है कि रिप्लेस करता है पर्सनल लॉज को विद यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क, एंड दिस इज बेसिकली इंटेंडेड टू प्रमोट इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, नेशनल इंटीग्रेशन। कि भाई सारे रिलीजन में अगर बराबर हो जाएगी चीज़ें तो इक्वालिटी भी बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस भी बढ़ेगा, नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा। लेकिन सारे रिलीजन एग्री नहीं करते हैं, बाकी रिलीजन्स बोलते हैं कि भाई ऐसा अगर आप करोगे तो आप वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी अपनाओगे और बाकी रिलीजन की जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हालांकि चूंकि ये डीपीएसपी का हिस्सा है इसलिए लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है और आप कोर्ट नहीं जा सकते इस चीज़ को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखें। कुछ केसेस मैं आपको बता देता हूँ जो रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, 1985 का केस है, शाह बानो बेगम केस। इसमें राइट टू मेंटेनेंस फॉर अ मुस्लिम वुमेन आफ्टर डाइवोर्स जो था, सेक्शन 125 सीआरपीसी वर्सेस द मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी विच अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन के रिगार्डलेस कोई भी महिला हो चाहे किसी भी रिलीजन की, वो क्लेम कर सकती है। व्हाट दे कैन क्लेम, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक है ना। एंड इसी समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई थी। शाह बानो बेगम केस 1985, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, हिंदू मैन कन्वर्टिंग टू इस्लाम ओनली टू मैरी अगेन। पॉलीगैमी के लिए हिंदू मैन कई लोग कन्वर्ट हो रहे थे, तो इसमें सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू मैन कैन नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम सोनली फॉर द पर्पज ऑफ पॉलीगैमी, ठीक है ना। एंड दैट वाज द केस सरला मुदगल। देन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिमिलर टू सरला मुदगल केस। देन एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे आपको दिखेगा, डेनियल लतीफ़ी का भी केस सिमिलर टू शाहबानो केस है। देन शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट ऑफ मुस्लिम कपल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर सेक्युलर अडॉप्शन लॉज। देन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 ट्रिपल तलाक केस, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। एंड जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अडल्ट्री केस का रिलेटेड है, तो ये भी अडल्ट्री केस है जिसमें पहले किया था कि अडल्ट्री के लिए केवल मेन को पनिश किया जाता था, वुमेन को नहीं पनिश किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया अडल्ट्री लॉ को इन द जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी मैं बताऊंगा केवल उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। तो कोई लिखा INB मिनिस्ट्री वॉन्स OTT अगेंस्ट ऑब्सीन कंटेंट। तो यहाँ पे INB यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं यानी कि ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उनको कहा है कि एनी कंटेंट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो आपको ऑब्सीन कंटेंट ऐसा नहीं दिखाना है। इसके लिए बहुत अलग अलग लॉज भी है इंडिया में, जैसे कि इंडिया में इसमें भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है। इसके अलावा IT के लिए स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 भी हैं, है ना। इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 भी हैं, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स शुड इन्फोर्स एज गेटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मैच्योर कंटेंट। तो यहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट ये लिखा गया है कि आपको एज गेटिंग रिक्वायरमेंट करना है कि एक स्पेसिफिक एज के बाद ही वो कंटेंट देख सकें। मैच्योर कंटेंट 18 साल के बाद ही बच्चे देख सकें, बच्चे ना देखें, है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक बता देता हूँ कि जैसे INB मिनिस्ट्री के लिए जो लेटेस्ट एडवाइजरी आई उसमें क्या क्या कहा गया है OTT प्लेटफॉर्म्स को रिगार्डिंग द ऑब्सीन कंटेंट। तो उन्होंने कहा कि भैया इंश्योर करो आप एज बेस्ड क्लासिफिकेशन, इंश्योर करो एज गेटिंग फॉर मैच्योर कंटेंट, अवॉइड प्रोहिबिटेड कंटेंट यानी कि ऑब्सीन वल्गर पोर्नोग्राफिक कंटेंट, फॉलो IT रूल्स 2021 फॉर कंटेंट मॉडरेशन, कंप्लाई विद लॉज सच एज पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, है ना। इसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है तो बता दूं आपको। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट हमारे यहाँ है प्रॉपरली, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। IT एक्ट प्रोहिबिटिंग ऑब्सीन डिजिटल कंटेंट है, IT रूल्स है फॉर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 294 और 296 अगर आप पढ़े तो ये भी लिख लेना आप लोग। सेक्शन 294 एंड 296 याद रखिएगा, दैट इज अगेन रिलेटेड टू दिस। एक और याद रखिएगा, मतलब ऑब्सीन कंटेंट से रिलेटेड है। अगली न्यूज़ देखो इंपॉर्टेंट है, अभी एक वेव्स इनिशिएटिव, वेव्स सबमिट हो रहा है इंडिया में, और वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, और इसको अनाउंस किया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें गेमिंग का ये समिट है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025। वेव्स समिट अगर आपसे कोई पूछे तो गेमिंग का चैलेंज है, इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी के अंतर्गत ये स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, और इसको अनाउंस किया है IB मिनिस्ट्री यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। एंड चैलेंजर्स बहुत अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं, USA, कनाडा, ब्राज़ील एंड सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, हांगकांग, जॉर्डन, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, UAE एंड इवन पाकिस्तान। तो यहाँ से लोग आ रहे हैं, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल और हैं। यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं, द साइलेंट विक्टिम्स ऑफ कैंसर एंड द इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑन चिल्ड्रन, और दूसरा है AI पावर टूल टू जनरेट रियल टाइम इंसाइट इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो पहली न्यूज़ हम देखेंगे जो कि है आपकी रिगार्डिंग साइलेंट विक्टिम ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला देखो जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा का मेंस के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, ठीक है, और मेंस में आ भी सकता है, पूछ भी सकता है। तो याद रखिए जो बच्चे होते हैं कैंसर से 2 तरीके से प्रभावित होते हैं। एक तो डायरेक्टली अगर चाइल्डहुड कैंसर ही हो जाए, है ना, तो चाइल्डहुड कैंसर लगभग 4% ऑफ ऑल कैंसर इन इंडिया इज चाइल्डहुड कैंसर, ठीक है ना। दूसरा जो कैंसर है वो अगर उनकी फैमिली को हो जाए, मतलब पेरेंट्स को हो जाए, तो उससे भी उनको झेलना पड़ता है। तो क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है? तो इमोशनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल challenges, these are the major challenges which they face, emotional challenges, financial challenges and educational challenges। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे लिखी है। जो इम्पैक्ट है चिल्ड्रन पे, पहला है इट इम्पैक्ट्स देयर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फ्यूचर, डिसरप्शन इन स्कूलिंग। अब बहुत ऑब्वियस बात है, बहुत सारे चिल्ड्रन तो फोर्स्ड होते हैं टू ड्रॉप आउट एज देयर फैमिलीज आर सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल एक्सपेंसेस, है ना। जो सिबलिंग्स होते हैं वो केयर गिविंग के काम करने लगते हैं, लोअर लाइफ टाइम अर्निंग हो जाती है, देन फाइनेंशियल बर्डन हो जाती है, फैमिली को हार्डशिप झेलनी पड़ती है क्योंकि इतना सस्ता तो नहीं होता है कैंसर का ट्रीटमेंट, है ना। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं कि फैमिलीज को ट्रेवल करना पड़ता है, अकोमोडेशन लेना पड़ता है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है, स्पेशल डाइट हो जाती है, एंड बहुत लंबे लॉन्ग टर्म पॉवर्टी साइकिल में वो फंस जाते हैं। दैन इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ चैलेंज भी होता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ जाता है, सोशल आइसोलेशन बढ़ जाता है ना, एंड लैक ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑथर ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, दूसरा डिसेबिलिटी राइडर्स इन इंश्योरेंस प्लान्स, देन स्टेट इनिशिएटिव्स, जैसे उन्होंने कई जगहों पे फ्री ट्रांसपोर्ट, पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड कर रखी कैंसर पेशेंट्स के लिए।
ऑथर ने कहा कि वे फॉरवर्ड है कि भाई ऐसे बच्चों के लिए आप स्कॉलरशिप, फ्री मील, एक्स्ट्रा एकेडमिक हेल्प, आप ये सारी चीज़ें करो, एजुकेशनल सपोर्ट दो। देन केयर गिवर एड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस आप प्रोवाइड करो टू हेल्प दोज फैमिलीज जहाँ पे इस तरीके की कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ मैनेज करने में आप उनकी मदद करो। केयर गिवर एड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स में आप ऐसे बच्चों को रख सकते हैं ताकि उनको एक तरीके से काउंसलिंग भी मिलती रहे, इमोशनल सपोर्ट भी मिलता रहे। अब जो दूसरी न्यूज थी, AI पावर्ड टूल टू जनरेट रियल टाइम इंसाइट इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, उसने डेवलप किया एक IT टूल टू एनालाइज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न तो आपको पता ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के खाने लगते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और फिर वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम ही नहीं करती है। तो इन्होंने इसी के लिए एक टूल बनाया है और ये IIT दिल्ली और CHRI पाथ, टाटा MG1 जो लैब है और ICMR, इनके इनिशिएटिव से ये बना है टूल। इसका नाम है AMR सेंस। AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सेंस, ठीक है ना, AMR सेंस। और ये रूटीन हॉस्पिटल डेटा को स्टडी करेगा टू डिटेक्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का ट्रेंड। इट प्रोवाइड्स इंसाइट एट ग्लोबल, नेशनल एंड हॉस्पिटल लेवल। बहुत सारी चीज़ें करेगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द एडिटोरियल विच इज देयर, द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। तो यहाँ पे बात चल रही है इंडिया चाइना रिलेशंस की। एडिटोरियल है इसलिए मैंने थोड़ा लाल अक्षरों में इसको लिखा है। तो इंडिया चाइना की का ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहेंगे, तो आपको पता ही है गलवन वैली में क्लैश हुए 2020 में, है ना। उसके बाद तो और ज़्यादा, उसके पहले डोकलाम में भी हमारा स्टैंड ऑफ हो गया था। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। लेकिन अभी एफर्ट्स चल रही हैं टू रिस्टोर नॉर्मैलिटी, है ना, लेकिन बॉर्डर इशूज अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे इंगेजमेंट्स की बात की कि हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने विजिट किया था चाइना को जनवरी 2025 में। विक्रम मिस्री मेट वैंग ई एंड लियू जिनांचो, है ना, एंड बहुत सारे उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी किए थे कि भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी, मीडिया थिंक टैंक एक्सचेंज होगा, बायलैटरल फ्लाइट्स होंगी। देन इसके अलावा बॉर्डर डी एस्केलेशन में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है LAC से कि वहाँ पे क्या रिस्टोर हुआ है, पेट्रोलिंग राइट्स या नहीं, है ना। ट्रूप्स अभी भी स्टेशन है, जैसे गालवन, देपसांग, चारदिंग नाला, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग लेक, यहाँ पे ट्रूप्स अभी भी लगी हुई हैं। इंडिया अभी भी यही कहता है कि चाइना ने वायलेट किया है हमारे पास्ट एग्रीमेंट को। चाइना का स्टैंड ये है कि भैया 2020 के क्लैश के बाद काफ़ी मतलब इंडिया के ऊपर वो अलग लगाते हैं ना, कि वो वायलेशन करते हैं। एंड ऑथर ने यही कहा कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनके साथ रिलेशन बढ़ाएं, लेकिन दिक्कत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हो सकता है कि चाइना रिलेशन हमारे और ज़्यादा ख़राब हो जाए, है ना, दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि दोनों कंट्रीज में चूंकि स्लो डाउन चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हम टाई अपनी स्ट्रॉन्ग करें। एंड डीएस्केलेशन के लिए हमको थोड़ा वो करना चाहिए कि डीएस्केलेशन हो जाए और बॉर्डर एरियाज में पीस मेंटेन कर सकें। देन इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि ऐसा ना हो कि हम US के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज बनने के चक्कर में ये चाइना के साथ बहुत ज़्यादा फार अवे चले जाएं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, और एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है ना। तो आइथर ये सारी चीज़ें बोली और अनरिजॉल्व इशूज़ जो हैं उनको हमको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए एट द डिप्लोमेटिक लेवल। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। स्टैगफ्लेशन लिखा हुआ था, तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगनेंट इन्फ्लेशन। देखो स्टैगनेंट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखो एक नॉर्मल जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जब आपकी ग्रोथ बढ़ती है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। नॉर्मल इकोनॉमी का कंसेप्ट, ऑब्वियस बात है, जब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी इसका मतलब है कि आपकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है मतलब कि प्राइसेस फिर बढ़ने लगेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियस बात है। तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है कि जब आपकी ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। बट एक स्टेट ऐसा भी आता है इकोनॉमी में जब आपके इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है बट आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है ना। तो इन्फ्लेशन बस बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, तो उसको हम बोलते हैं स्टैगनेंट इन्फ्लेशन। मतलब कि स्टैगनेंट है इकोनॉमी
और फिर भी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो स्टैगफ्लेशन का कारण क्या हो सकता है? देखो, कारण ये हो सकता है कि मान लो बारिश नहीं हुई और कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे हो गए, मतलब कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो गए, सपोज करो। अब अगर रॉ मटेरियल बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कारण ये नहीं है प्राइसेस बढ़ने का कि डिमांड बढ़ रही है कि क्या बढ़ रही है, यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल्स के महंगे होने के कारण कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके कारण से अचानक से किसी चीज़ का रॉ मटेरियल बढ़ गया है ना, तो डेफिनेटली उसे क्या होगा कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो जाए तो सब्जियां महंगी हो जाती हैं। अब सब्जियों की डिमांड नहीं बढ़ी है यार, सब्जियां कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चूंकि महंगा है, या हो सकता है कि कोई ऐसे ऑयल महंगा हो गया है ना, तो जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है तो कई बार उसके कारण से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बट उसका ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं रहता। इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की कंडीशन, ठीक है ना। इसके अलावा और भी एक आध न्यूज़ आर्टिकल है, वो भी देख लेते हैं। लेट्स सी दैम ऑल्सो कि क्या है यहाँ पे। देखो लिखा है द क्वेस्ट टू रेस्क्यू नियरली एक्सटिंक्ट नदर्न वाइट राइनो थ्रू IVF। तो यहाँ पे नदर्न वाइट राइनो की बात चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नदर्न वाइट राइनो के बारे में। अभी नदर्न वाइट राइनो में कोई भी मेल अवेलेबल नहीं है ना, मेल अवेलेबल नहीं है, और इसके जो फीमेल आई थिंक वो केन्या में एक जगह वहाँ पे रखे गए हैं। तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। देखो लिखा भी है द नदर्न वाइट राइनो इज फंक्शनली एक्सटिंक्ट। एक तरीके से एक्सटिंक्ट ही मानिए आप इसको। केवल 2 फीमेल्स हैं, नाजिन एंड फाटू, एंड दे आर रिमेनिंग इन ओल पेजेटा कंजर्वेंसी इन केन्या, ठीक है ना। लास्ट मेल 2018 में सूडान में इसकी डेथ हुई थी, और अब साइंटिस्ट जो हैं वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये नदर्न वाइट राइनो को मतलब रीग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड साइंटिस्ट आर कलेक्टिंग एग्स फ्रॉम फाटू द यंगर ऑफ द 2 राइनोज, ठीक है ना। So that is the thing which is there. I hope you got clarity regarding that as well, and I hope you got clarity. समझ में आ गया होगा आपको न्यूज़ एनालिसिस में ये सारी चीज़ें. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.